हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनके 3 बच्चे हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटी है वॉयलेट। वॉयलेट एक इन्वेंटर भी है। वो अपने टाइम के अंदर हर चीज को इन्वेंट करती रहती है। उसके पास जो भी चीज होती है वो अपने बाल बांधती है और उन चीजों को इस्तेमाल कर कर एक नई चीज बना लेती है। वहीं पर हमें दूसरा कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है क्लाउस। इसने अपने घर में पड़ी हर किताब को पढ़ लिया था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसे बुक में लिखी हुई हर बात याद थी और हर पेज नंबर भी याद था। 2 बहन भाइयों की एक और बहन है जिसका नाम है सनी। ये सबसे छोटी और सबसे प्यारी कैरेक्टर है। इसकी सबसे ज्यादा शानदार बात ये थी कि ये हर चीज को चबा जाती थी, चाहे वो फिर कोई लकड़ी हो या फिर किसी टाइल का टुकड़ा। कहानी कुछ आगे बढ़ती है और हमें दिखाए जाते हैं कि बच्चों के पास एक बैंकर पहुंचते हैं। वो बैंकर अब बच्चों के पास आकर ये बताते हैं कि एक बुरे इंसिडेंट की वजह से तुम अपने पेरेंट्स को खो चुके हो। यानी कि वो बताते हैं कि तुम्हारे पूरे घर में आग लग चुकी है जिसका अभी तक कोई रीजन तो नहीं मिला है। तीनों बच्चे उस बैंकर के साथ अपने घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर तरफ हर चीज जल चुकी थी और उनके पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्लाउस जाने से पहले एक रूम में एक दूरबीन को देखता है। ये बैंकर एक फाइनेंशियल बैंकर थे और ये इस फैमिली के पर्सनल बैंकर भी थे, इसीलिए ये बैंकर इन बच्चों की हर चीज को भी संभाला करते थे। अब ये बैंकर बच्चों को एक गार्डियन के पास लेके जाते हैं। ये उस गार्डियन के पास लेके जाते हैं जो इस फैमिली के सबसे नजदीकी थे। जब ये बच्चे गाड़ी में से उतरते हैं तो ये एक बहुत ही प्यारे घर को देखते हैं। ये बच्चे ये समझते हैं कि हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर आ गए हैं, लेकिन ये इनकी पहली और आखिरी गलती थी। जब बच्चे मुड़कर दूसरी तरफ देखते हैं तो वो एक डरावने से घर को देखते हैं जो कि एक जंगल में था। दरवाजा खुलते ही हमें इन बच्चों के फर्स्ट गार्डियन को दिखाया जाता है। ये गार्डियन बहुत ज्यादा लालची था। इन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, इन्हें सिर्फ बच्चों का पैसा चाहिए था। वो इसीलिए जल्दी से उस बैंकर को यहाँ से भेज भी देते हैं और हम देखते हैं कि घर बहुत ज्यादा डरावना था। हर तरफ जाले ही जाले थे, सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और हर तरफ बहुत ज्यादा डरावना सीन था। और उस घर के अंदर एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पर वो गार्डियन बच्चों को जाने के लिए मना कर देता है। इस गार्डियन का नाम था काउंट ऑलिव। बच्चों के आते ही काउंट ऑलिव उनको काम की लिस्ट थमा देते हैं। उस लिस्ट में घर का सारा काम लिखा हुआ था, जैसा कि घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ। कुछ देर बाद ऑलिव के वहाँ पर दोस्त भी आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ऑलिव एक ड्रामा मास्टर भी था। इसके दोस्त बहुत ज्यादा बुरे और काफी खौफनाक दिखाई देते थे। ऑलिव बच्चों को बोलता है कि 8 बजे से पहले मुझे डिनर चाहिए और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ड्रामा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसकी ड्रामा प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि उसके सभी दोस्त वहाँ पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जब किचन में जाते हैं तो उनको वहाँ पर चूहे और मरे हुए कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ना होने के बावजूद और काफी मुश्किलात की वजह से वो बच्चे फिर भी पास्ता रेडी करते हैं। इतना ज्यादा काम करने के बावजूद फिर भी काउंट ऑलिव बच्चों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से वो क्लाउस को मारता भी है। बच्चों के साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका था और वो अपने पेरेंट्स को भी खो चुके थे और काउंट ऑलिव भी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। वॉयलेट तीनों बच्चों में सबसे बड़ी थी। अब वो ये कहती है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वही हमारा घर है। वो अपने बालों को बांधती है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती है। वो वहाँ पर एक छोटा सा हट तैयार करती है जिसमें वो बच्चे बैठे थे और उनके पेरेंट्स की एक पिक्चर भी थी जिसके ऊपर रोशनी डालने से वो टेंट के ऊपर दिखाई दे रही थी। अगले दिन काउंट ऑलिव पहुँच जाता है बच्चों के साथ कोर्ट में और वहाँ पर ये साबित कर देता है कि वो इनका एक लीगल गार्डियन है। वो बच्चों का लीगल गार्डियन बनते ही बच्चों को मारने का सोचता है। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि बच्चों को मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, इसीलिए वो बच्चों को एक रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है, कार को लॉक कर कर। अब जब बच्चों को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ट्रेन आने वाली है तो तभी वॉयलेट जल्दी से बैंकर को कॉल करती है। बैंकर के पास भी ट्रेन चल रही थी, इसलिए उनको कोई भी बात समझ नहीं आती। वॉयलेट के माइंड में अब एक आइडिया आता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है कि जिसे फेंकने से वो ट्रेन के ट्रैक को तब्दील कर सके। ऐसा करने में वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट को फेंकती है वो ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर देती है। वॉयलेट अपने दोनों बहन भाइयों की जान को बचा लेती है। इसके बाद वहाँ पर उनके बैंकर भी पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पर आकर ये समझते हैं कि मिस्टर काउंट ऑलिव ने बच्चों को कार चलाने की इजाजत दी है। बच्चे अपने बैंकर को ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि उनके गार्डियन ने उनको मारने की कोशिश की है, लेकिन उनके बैंकर को कुछ भी समझ नहीं आता। ताकि वो बच्चों को मिस्टर काउंट ऑलिव से छुड़वा कर ले आते हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर पहुँच जाते हैं उनके दूसरे गार्डियन के पास। अब इस दूसरे गार्डियन ने ही बच्चों की देखभाल करनी थी। यहाँ पर बच्चों के साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता था कि जैसे उनके
पहले गार्डियन ने उनको मरने के लिए ट्रेन के आगे छोड़ दिया था। ये एक डॉक्टर थे और इन्हें जानवर पालने का बहुत ज्यादा शौक था, खासकर सांपों का। इनके पूरे घर में अलग अलग किस्म के जानवर थे। वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे उनके पास इतने ज्यादा सांप आए और उन्हें कितना इन जानवरों से प्यार है। वो वहाँ पर बच्चों को 2 मुंह वाले कोबरा से भी मिलवाते हैं और 3 आंखों वाले मेंढक से भी। फिर वो आखिर में अपने सबसे खास जानवर से मिलवाते हैं। ये एक ब्लैक पाइथन था। वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको पकड़ा था। वो बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर है, ये किसी भी इंसान को मार नहीं सकता। रात होने पर डॉक्टर गार्डियन उनको गाना भी सुनाते हैं। ये अब अपने दूसरे गार्डियन के साथ रहकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे और वो इनको ये भी बताते हैं कि हमारे घर वाले भी हमें यही सॉन्ग सुनाया करते थे। अब वो डॉक्टर अगली सुबह सभी जानवरों और बच्चों को लेकर कहीं पर जाने वाले थे। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी उनको बताता है कि ये एक असिस्टेंट है। हालांकि बुलाया तो इसको डॉक्टर नहीं था, लेकिन ये आदमी एक बहरूपिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि काउंट ऑलिव था। ये यहाँ पर भी बच्चों को मारने के लिए आ गया था। ये अपने गार्डियन को बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके गार्डियन ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चे क्या इशारा कर रहे हैं। बच्चों के माइंड में एक आइडिया आता है। वो सांप के ऊपर कुछ लिखकर अपने गार्डियन के पास भेज देते हैं। अब डॉक्टर को ये बात समझ आ जाती है कि ये आदमी जो उनका असिस्टेंट बनकर आया है, ये एक बहरूपिया है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब बच्चे जब अपने गार्डियन को ढूंढने जाते हैं तो वो उनको नहीं मिलते। अब उन बच्चों को ये बात पता चल गई थी कि उनके गार्डियन इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और काउंट ऑलिव के बयान से ये पता चलता है कि डॉक्टर गार्डियन को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के ब्लैक पाइथन ने मारा था। बच्चे इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं कि वो जानवर इतना अच्छा है, वो उन्हें मार ही नहीं सकता। इस बात को कोई भी पुलिस वाला या बैंकर नहीं मानता। तभी यहाँ पर एक मिरेकल होता है। अब छोटी सी सनी पहुँच जाती है उसी ब्लैक पाइथन के पास। अब सभी यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा दिखने वाला सांप उस बच्चे को काट नहीं रहा था बल्कि उसके साथ खेल रहा था। अब वहाँ पर पुलिस वालों को और बैंकर को ये बात पता चल जाती है कि ये आदमी काउंट ऑलिव ही है। जब वो उसको पकड़ने वाले थे उससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। बच्चों का दूसरा गार्डियन भी मर चुका था। अब बैंकर के पास जो बच्चों की तीसरी गार्डियन थी वो थी एक लेडी। बैंकर बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाते हैं, वहाँ पर वो घर पानी के ऊपर बना हुआ था। अब उस घर में से एक लेडी निकलती है, ये बच्चों की तीसरी गार्डियन थी। बच्चों को देखते ही उनकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो लेडी अब सभी बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लेती है। वो लेडी उन तीनों बहन भाइयों को हर बात समझाती है। वो बच्चों को समझाती है कि इस चीज को टच मत करना, ये तुम्हें मार देगी, या फिर फ्रिज की तरफ मत जाना, वो तुम्हें अपने नीचे दबा देगा। उस झूमर के नीचे मत जाना, वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हो सके तो किसी डोर के हैंडल को भी मत टच करना, अगर वो टूट गया तो वो तुम्हारी आंखों के अंदर लग सकता है। वो लेडी हर बात से डरा करती थी। वो ये सोचती थी कि आज नहीं तो कल इन चीजों से वो मर जाएगी। इस वजह से वो घर से बाहर भी नहीं जाया करती थी। अब वॉयलेट उस लेडी से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, यानी कि हमारे घर में आग कैसी लगी। लेकिन वो लेडी उनको कुछ भी नहीं बताती। वो वॉयलेट को एक पुराना एल्बम दिखाती है जिसमें उसकी बहुत ज्यादा पुराने पिक्चर्स और बहुत ज्यादा पुरानी यादें थी। बच्चे देखते हैं उस एल्बम में कि ये लेडी बहुत ज्यादा ब्रेव हुआ करती थी। तभी उनके सामने एक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तभी वॉयलेट उस लेडी से पूछती है कि क्या आप मेरे पेरेंट्स को जानती थी, यानी कि मेरे पेरेंट्स आप लोगों के साथ रहा करते थे। और इस पिक्चर में वो अपने सेकंड गार्डियन को भी देखते हैं, उनको काउंट ऑलिव ने मार दिया था, यानी कि आप सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। पर तभी वो लेडी उस एल्बम को बंद कर देती है और उसके बारे में बात करना भी बंद कर देती है। इसके बाद वो लेडी बच्चों को एक रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर एक बड़ी सी कांच की विंडो थी। उस कांच की विंडो में से एक बड़ा सा समंदर नजर आता था। वो बच्चों को यहाँ पर अपने हस्बैंड की डेथ का भी बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके हस्बैंड को जोंक ने खा लिया था, जो कि इंसानों को सूंघ सकती है। इसके बाद अगले दिन बच्चे अपनी गार्डियन को लेकर मार्केट में जाते हैं और यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये एक कैप्टन था। कैप्टन उस लेडी से मीठी मीठी बातें करता है और उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है और बच्चे 1 मिनट में पहचान लेते हैं कि ये तो काउंट ऑलिव है, ये फिर से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। बच्चे अपने गार्डियन को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आप समझ जाएं, इन्होंने पहले भी हमारे गार्डियन को मार दिया था और ये अब भी हमें मारने आए हैं। मगर वो गार्डियन उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो कैप्टन यानी कि काउंट ऑलिव को अपने साथ घर ले जाती है। घर पहुंचकर जब बच्चे अपनी गार्डियन को ढूंढते हैं तो उस वक्त तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो देखते हैं कि वही शीशे वाली विंडो टूटी हुई थी और वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था। जब वो उस नोट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस नोट में तो काफी ज्यादा ग्रामर मिस्टेक है। मगर वो यहाँ पर ये बात सोचते हैं कि उनकी गार्डियन तो कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करती थी। यहाँ पर हमें ये बात
पता है कि क्लाउस को बुक्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। वो वॉयलेट को बताता है कि अगर कोई ग्रामर मिस्टेक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। गार्डियन हमें कोई ना कोई चीज बताना चाहती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उन्होंने एक केव का नेम लिखा था, यानी कि वो एक जगह पर छुपी हुई है और मरी नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है, हर तरफ से हर सामान उड़ रहा था। जैसा कि उनकी गार्डियन ने बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा था। गैस की टैंकी लीक हो गई थी, किचन से गैस निकलने लगी थी, जिसकी वजह से एक दरवाजे का हैंडल भी ऑलमोस्ट टूट चुका था, यानी कि वो हैंडल टूटकर उनकी आंखों में लगने वाला था। फ्रिज भी उस तूफान की वजह से उनके ऊपर गिरने वाला था। वो बच्चे तूफान से बचने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और जब तूफान रुक जाता है तो वो बच्चे देखते हैं कि वो मरे नहीं थे, वो अभी भी जिंदा थे। वो देखते हैं कि उनका घर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और वो सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे पर खड़े हुए हैं। ये ज्यादा खौफनाक चीजों का सामना करने के बावजूद वो अभी तक नहीं हारे थे। अब वो एक भारी सी चीज को उस लकड़ी पर मारते हैं ताकि वो लकड़ी का टुकड़ा झूल कर दूसरी तरफ जा सके और वो कूदकर जमीन पर पहुंच पाए। वो वहाँ पर आकर एक बोट में बैठते हैं और उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर उनकी गार्डियन अभी भी जिंदा थी। उस गुफा में पहुंचने के बाद अपनी गार्डियन को आवाज लगाते हैं, जिसके बाद उनकी गार्डियन उनके पास आ जाती है। वो बच्चे अपनी गार्डियन से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, तो वो बच्चों को बताती है कि वो बहुत बड़ा जल्लाद था, उसने जबरदस्ती मुझसे वो नोट लिखवाया था। बच्चे अपनी गार्डियन को कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको लेने आए हैं। पहले तो उनकी गार्डियन मना कर देती है, लेकिन फिर वो बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी वो समंदर के दरमियान में ही थे, पर तभी वहाँ पर एक जोंक ने उनकी बोट पर अटैक कर दिया था। वहाँ पर पानी में से सभी जोंक उनकी बोट के अंदर आने लगी थी। तभी उन्हें अपनी तरफ एक और बोट आती हुई दिखाई देती है। अब उस बोट से हेल्प लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये बोट किसी और की नहीं बल्कि काउंट ऑलिव की थी। वो फिर से बच्चों के पास पहुँच गया था। वो उनकी गार्डियन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। काउंट ऑलिव उनकी गार्डियन को पानी के अंदर ही छोड़ देता है, यानी कि काउंट ऑलिव ने उनकी तीसरी गार्डियन को भी मार दिया था। मगर तभी वहाँ पर बैंकर और पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बहन भाई फिर से पुलिस वालों को बताने की कोशिश करते हैं कि काउंट ऑलिव ने कितने ज्यादा लोगों को मार दिया है और वो हमारी जान के भी पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो बैंकर बिल्कुल भी बच्चों की बात नहीं मानते। अब यहाँ पर काउंट ऑलिव उन सबको अपने ड्रामा के लिए इनवाइट करता है। बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या करना चाहता है, पर तभी क्लाउस को पता चलता है कि ये एक बुक की वजह से ऐसा कर रहा है। क्लाउस अपनी बहन को बताता है कि अगर हम दोनों की शादी अलग अलग हो जाती है तो हम दोनों अपनी प्रॉपर्टी के लिए लीगल नहीं हैं। तभी उन्हें ये बात समझ आती है कि काउंट ऑलिव एक प्लानिंग कर रहा है, यानी कि वो वॉलेट से शादी कर लेगा और जैसे ही वो वॉलेट से शादी करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। वॉलेट उससे शादी करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि कोई भी तुम्हारी इस ड्रामा पर यकीन नहीं करेगा। कहती है कि जब तक शादी एक लीगल जज के सामने नहीं होती तब तक शादी नहीं मानी जाती। तभी काउंट ऑलिव उसको कहता है कि ये बात तो मैंने पहले ही से सोच रखी थी, इसलिए मेरी नेबर यहाँ पर मुझे हेल्प करने के लिए आई है। उसको तो यही लगेगा कि वो एक ड्रामा का हिस्सा है। यहाँ पर वॉलेट बिल्कुल काउंट ऑलिव को मना कर देती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। पर तभी यहाँ पर काउंट ऑलिव एक बुरी हरकत करता है। उसने उनकी सबसे छोटी बहन सनी को पकड़ लिया था, घर के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बांध दिया था। कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी से मना किया तो मैं तुम्हारी बहन को इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा दूंगा। अब मजबूरन वॉलेट को हाँ कहना पड़ती है और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है काउंट ऑलिव का ड्रामा। मगर अब भी क्लाउस ने हार नहीं मानी थी। वो ये सोच रहा था कि अगर वॉलेट इस सिचुएशन में होती तो क्या करती। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ ड्रामा भी चल रहा था जहाँ पर शादी का सीन चल रहा था। सभी को ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। अब क्लाउस उस रूम में पहुंच चुका था जहाँ पर काउंट ऑलिव ने उनको जाने से मना किया था। क्लाउस के हाथ में एक पेपर था जो कि उसको अपनी लेडी गार्डियन के घर से मिला था। पेपर के ऊपर एक आंख बनी हुई थी जो कि बिल्कुल सेम काउंट ऑलिव के रूम में बनी हुई आंख थी। इधर क्लाउस अपनी छोटी बहन को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ ड्रामा भी खत्म होने वाला था कि वॉलेट अब मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर रही थी। पर तभी दूसरी तरफ क्लाउस को भी ये बात समझ आ गई थी कि ये जो आंख के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है ये किसी भी चीज को जला सकती है। और अब क्लाउस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी का वेट कर रहा था कि जैसे ही इस आंख पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वो इस जगह को तबाह कर देगा। सूरज की रोशनी पड़ते ही अब वो सर्टिफिकेट को जला देता है जो कि अभी भी वॉलेट ने साइन किया था। अब काउंट ऑलिव सबको चीख चीख कर ये बता रहा था कि तुमने तो इन बच्चों की बात नहीं सुनी। ये बच्चे तो कब से कह रहे थे कि सबके पीछे मेरा ही हाथ है और मैंने ही सबको मारा है। अब उस सर्टिफिकेट के चलते ही स्टेज पर हर आदमी आ जाता है जो कि उस ड्रामे का हिस्सा बना हुआ था।
और इसके बाद काउंट ऑलिव को सजा हो जाती है। अब काउंट ऑलिव की रियल सजा से पहले जज उसे वही सारी सजा देता है जो इन बच्चों ने अब तक बर्दाश्त किया था, यानी कि काउंट ऑलिव को सबसे पहले एक ट्रेन की पटरी पर बांध दिया जाता है, फिर जोंक से भरी हुई बोट के अंदर भी छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ उसे सांपों से भरी हुई जगह पर भी रखा जाता है। दूसरी तरफ बैंकर के पास अभी भी बच्चे थे जिनका अभी तक ना तो कोई गार्डियन था, ना ही कोई ऐसा इंसान जो उनका ख्याल रख सके। बैंकर उनको कहते हैं कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। उन बच्चों के बैंकर उनको ले जाते हैं उनके घर पर, जो कि पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया था। जब बच्चे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर क्लाउस को एक लेटर मिलता है जो कि उनके पेरेंट्स ने लिखा था। लेटर आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन उस लेटर के आने से पहले ये घर पूरी तरह से जल चुका था और उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी। वॉयलेट और क्लाउस वो लेटर पढ़ते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर इस सीरीज का एंड हो जाता है।